हाँ जी, नमस्कार प्यारे मित्रों। स्वागत है आप सभी का हमारे डिजिटल मंच के ऊपर। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो राजस्थान में अपोहा तंत्र की आगे की बात करने वाले हैं। तो राजस्थान में अपोहा तंत्र हमने स्टार्ट किया था। अपोहा तंत्र में हमने दो प्रकार की नदियां पढ़ ली थी, एक अरब सागरीय नदियां और एक बंगाली खाड़ी की नदियां। जो हमारा तीसरा पार्ट है वो है आंतरिक प्रवाह की नदियां। आज हम लोग आंतरिक प्रवाह की नदियों को कंप्लीट करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले तो आंतरिक प्रवाह की नदियां बोलते किसे हैं। तो आंतरिक प्रवाह की नदियां बोलते हैं जो ना तो अपना जल अरब सागर में गिराती है ना बंगाली खाड़ी में गिराती है। अर्थात वे नदियां जो अपना जल ना तो किसी सागर या महासागर या फिर खाड़ी में गिराकर उससे पहले ही समाप्त हो जाती है। यानी कि महासागर या सागर में जल ना गिराकर उससे पहले ही जो नदियां समाप्त हो जाती है वो आंतरिक प्रवाह की नदियां कहलाती है। ठीक है। अब राजस्थान में आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र है वो 60% है। और कौन कौन सी नदियां हैं उनको हम देख लेते हैं, बाद में इनको डिटेल से जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो तीसरे नंबर पर करेंगे आपका आंतरिक अपवाद क्षेत्र। आंतरिक अपवाद तंत्र। तो वे नदियां जो अपना जल किसी महासागर या सागर में ना गिराकर उससे पहले ही समाप्त हो जाती है या फिर विलुप्त हो जाती है, ऐसी नदियां आपकी आंतरिक प्रवाह की नदियां बोलते हैं। ठीक है। और ये जो हमारे राजस्थान में इसका एरिया है वो है 60%। ठीक है। कौन कौन सी नदियां हैं? एक नंबर पे है आपकी घग्गर नदी। घग्गर नदी। दो नंबर पे है कांतली नदी। कांतली नदी। ठीक है। तीन नंबर पे है काकनी नदी। काकनी। चार नंबर पे है रूपारेल। रूपारेल नदी। पांच नंबर पे है रूपनगढ़। ठीक है। छह नंबर पे है आपकी साबी नदी। और सात नंबर पे मेंथा नदी। तो ये जो नदियां हैं ये है आपकी आंतरिक प्रवाह की नदियां। कौन कौन सी है? घग्गर नदी, कांतली नदी, कांकनी नदी, रूपारेल, रूपनगढ़, साबी, मेंथा। ये नदियां हैं आपकी आंतरिक प्रवाह की नदियां। अब हम इनको डिटेल से एक एक को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे नदी वो है घग्गर नदी। आंतरिक प्रवाह का हिस्सा हमारे राजस्थान में 60% है। घग्गर नदी को पढ़ते हैं। घग्गर नदी है वो इसका उद्गम होता है वो होता है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में है कालका या शिवालिक की पहाड़ियां, वहां से इसका उद्गम होता है। हिमाचल प्रदेश से उद्गम होने के बाद ये नदी पंजाब, उसके बाद हरियाणा और हमारे राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। ये नदी दोस्तों हमारे राजस्थान में प्रवेश करती है हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ में एक गांव है तिलवाड़ा गांव। तिलवाड़ा गांव की टिब्बी तहसील से हमारे राजस्थान में ये नदी प्रवेश करती है। उसके बाद ये हनुमानगढ़ में प्रवेश करने के बाद ये जाती है आपकी गंगानगर में। तो गंगानगर में ये बोलते हैं कि अनूपगढ़ तक ये समाप्त हो जाती है। लेकिन कई कबार ज्यादा भारी वर्षा होती है या फिर इसमें पानी ज्यादा हो जाता है तो ये पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास तक चली जाती है। तो पाकिस्तान में इसके प्रवाह को हकरा बोलते हैं। और हमारे जो राजस्थान में हनुमानगढ़ में इस नदी की प्रवाह को आपकी नाली या फिर पाट बोलते हैं इस नदी की प्रवाह को। ठीक है। गंगा नदी की प्रवाह को हनुमानगढ़ में नाली या पाट और पाकिस्तान में हकरा बोलते हैं। तो ये जो मेन मेन बातें हैं मैंने बता दी। अब हम इनको लिख लेते हैं एक बार। ये नदी निकलती है आपकी हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ियां हैं। ये जो डायग्राम है इसी के अनुसार आपको बनाना है। कालका या शिवालिक, हिमाचल प्रदेश। ठीक है। हिमाचल प्रदेश से नदी निकली, निकलने के बाद इस प्रकार ये बहती है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश के बाद ये आती है पंजाब। पंजाब के बाद ये बहती है हरियाणा। तो इसका प्रवाह क्षेत्र कितने राज्यों में हो गया? 4 राज्यों में, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। उसके बाद राजस्थान। और राजस्थान में ये प्रवेश करती है, यहाँ एक जिला पड़ता है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़। और हनुमानगढ़ में गांव है तलवाड़ा गांव। तलवाड़ा गांव। और तहसील है टिब्बी तहसील।
टिब्बी तहसील, ये आपको ध्यान में रखनी है बात। टिब्बी तहसील तलवाड़ा गांव हनुमानगढ़ से ये राजस्थान प्रवेश कर जाती है। इस नदी किनारे हनुमानगढ़ में 3 सभ्यताएं हैं। 3 सभ्यताएं हैं, कौन कौन सी है? एक तो आपकी कालीबंगा, कालीबंगा, एक पीलीबंगा और एक रंगमहल। तो ये 3 सभ्यता हनुमानगढ़ में घग्गर नदी किनारे हैं। और एक आपका यहाँ पे किला है बटनेर दुर्ग, बटनेर दुर्ग भी इस नदी के किनारे ही है। ठीक है, बाद में ये जाती है हनुमानगढ़ की बात गंगानगर, गंगानगर, और गंगानगर में अनूपगढ़ तक, अनूपगढ़ तक ये समाप्त हो जाती है। लेकिन इसमें भारी वर्षा पर ज्यादा पानी होता है तो ये चली जाती है आपकी फोर्ट अब्बास तक, फोर्ट अब्बास। और फोर्ट अब्बास कहाँ है? पाकिस्तान में है। फोर्ट अब्बास तक ये चली जाती है। और पाकिस्तान में इस नदी के प्रवाह को क्या बोलते हैं? पाकिस्तान में इस नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो कहलाता है हकरा, हकरा। ठीक है, और हनुमानगढ़ में इस नदी के प्रवाह को, हनुमानगढ़ में इस नदी के प्रवाह को क्या बोलते हैं? आपका बोलते हैं नाली या पाट। ठीक, ये बातें हुई। तो उद्गम होता है कालका की पहाड़ी, कालका या शिवालिक की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश से निकलने के बाद पंजाब में, और पंजाब के बाद हरियाणा, और हरियाणा के बाद राजस्थान में ये नदी प्रवेश करती है। राजस्थान में ये प्रवेश करती है हनुमानगढ़ जिले से। हनुमानगढ़ जिले में एक गांव है तलवाड़ा गांव और टिब्बी तहसील, यहाँ से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में 3 सभ्यताएं इस नदी किनारे हैं, कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल। इसके अलावा बटनेर दुर्ग भी इसी नदी किनारे है। इसके बाद ये नदी जाती है आपकी गंगानगर में। गंगानगर में ये अनूपगढ़ तक समाप्त हो जाती है, लेकिन कई बार इसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है तो ये फोर्ट अब्बास तक चली जाती है। फोर्ट अब्बास आपका पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में इस नदी के प्रवाह को खकरा बोलते हैं। और हमारे राजस्थान में हनुमानगढ़ में इस नदी के प्रवाह को बोलते हैं नाली या फिर पाट। इस प्रकार डायग्राम से नोट करो, बाद में आगे देखते हैं। तो डायग्राम आपने नोट कर लिया, मैं आपको थ्योरी के माध्यम से और लिखवा देता हूं। बात करते हैं उद्गम, आप साथ के साथ नोट भी कर लीजिएगा। कालका, शिवालिक पर्वत, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, प्रवाह क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र है 4 राज्यों में। 4 राज्य कौन कौन से हैं? हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश करती है तलवाड़ा, तलवाड़ा गांव, टिब्बी तहसील, हनुमानगढ़। ठीक है, कुल लंबाई 464 किलोमीटर, ये तो कुल लंबाई है। और राजस्थान में लंबाई, राजस्थान में ये 100 किलोमीटर फिक्स नहीं है, लेकिन 100 किलोमीटर मानते हैं। तो लंबाई वाले क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे, तो आप मेन ये बातें ध्यान में रखनी है। कुल लंबाई तो 464 और वैसे राजस्थान में 100 किलोमीटर। ठीक है, अब किनारे सभ्यताएं, कौन कौन सी है? एक तो कालीबंगा, पीलीबंगा, एक रंगमहल। तीनों कहाँ है? हनुमानगढ़ में ही है। ठीक है, दुर्ग, किनारे पर दुर्ग है, कौन सा? बटनेर दुर्ग, हनुमानगढ़। ठीक है, यहां तक नोट कर ही लिया होगा। आगे बढ़ते हैं।
पानी ज्यादा होने पर और बस पाकिस्तान तक चली जाती है। पाकिस्तान में इसका प्रवाह क्षेत्र क्या बोलते हैं, अकरा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये तो हो गया आपका जो डिटेल है पूरी सामान्य जानकारी। अब हम लोग इसकी पढ़ते हैं उपनाम। इस नदी को और किन किन नामों से जानते हैं? तो घग्गर नदी को बोलते हैं सरस्वती नदी, दृश्यद्वती नदी, दृश्यद्वती नदी, एक बोलते हैं नट नदी, एक बोलते हैं सोत्तर नदी। तो सरस्वती नदी, दृश्यद्वती नदी, नट नदी, सोत्तर नदी इसके उपनाम है। एक फैक्ट और लिख लीजिएगा घग्गर नदी के बारे में कि एकमात्र ऐसी नदी, एकमात्र ऐसी नदी जिसका उल्लेख ऋग्वेद में है, जिसका उल्लेख कौन से वेद में है? ऋग्वेद में भी है। ये बात और नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट नदी की बात करते हैं। आगे जो दूसरी नंबर की नदी है आपकी आंतरिक प्रवाह की, वो है कांतली नदी। ये जो कांतली नदी है ये बहती है आपकी खंडेला की पहाड़ियां, सिक्कर से इसका उद्गम होता है। सिक्कर में बहने के बाद ये नदी आपकी झुंझुनू में चली जाती है। ठीक है, तो झुंझुनू में समाप्त हो जाती है। कांतली नदी के प्रवाह को सिक्कर और झुंझुनू में तोरावटी बोलते हैं। ये भी एक बात ध्यान में रखनी है। तो इसका उद्गम तो होता है, उद्गम खंडेला की पहाड़ियां, खंडेला कहां? सिक्कर में, यहां से इसका उद्गम होता है। प्रवाह क्षेत्र की बात करते हैं तो सीकर, और सीकर के बाद ये झुंझुनू में थोड़ी बहुत जाकर ये समाप्त हो जाती है। ठीक है, ये हो गया प्रवाह क्षेत्र हो गया। एक जो मेन बात इसकी याद रखनी है वो रखनी है कि सिक्कर और झुंझुनू में, सिक्कर व झुंझुनू में इस नदी के प्रवाह को इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को तोरावटी बोलते हैं। तोरावटी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो तोरावटी किसे बोलते हैं? कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को सिक्कर और झुंझुनू में तोरावटी बोलते हैं। इसके अलावा कांतली नदी की बात करते हैं तो इसके किनारे एक शहर है, किनारे एक शहर है नीम का थाना, नीम का थाना, जो कि अशोक गहलोत जी के शासनकाल में जिला भी बन गया था, लेकिन बाद में इसे समाप्त कर दिया गया। तो नीम का थाना में एक सभ्यता है इस नदी किनारे, वो है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता जो कि ताम्र सभ्यता है, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी से बोलते हैं, ताम्र युगीन सभ्यताओं जननी किसे बोलते हैं? गणेश्वर सभ्यता को। ठीक है, और इसी नदी के किनारे एक आपकी जो दूसरी आपकी सभ्यता है वो है सुनारी सभ्यता, सुनारी सभ्यता। और सुनारी कहाँ है? ये झुंझुनू जिले में। ठीक है, दो सभ्यता इस नदी किनारे, गणेश्वर और सुनारी। गणेश्वर नीम का थाना सिक्कर और सुनारी आपकी झुंझुनू। अब नोट करो आप।
आगे बात करते हैं तीसरे नंबर की जो नदी आपकी, वो है कांकनी नदी। कौन सी नदी है? कांकनी नदी। कांकनी, इसके उपनाम हम लोग देखते हैं। उपनाम इसे बोलते हैं, एक तो कांकने, कांकने, एक इसे मसूरदी नदी भी बोलते हैं, मसूरदी नदी। ये इस नदी के उपनाम है या फिर अन्य नाम आप बोल सकते हो। ठीक है, प्रवाह क्षेत्र की बात करते हैं। इसका उद्गम होता है जैसलमेर से। उद्गम कहां से होता है? जैसलमेर में एक पहाड़ी है कोटरी, कोटरी पहाड़ी, जैसलमेर, जैसलमेर। और समापन कहां होता है इसका? समापन होता है इसका बुद्ध झील में, बुद्ध झील। ठीक है, बुद्ध झील एक मीठे पानी की झील है। तो कांकनी नदी की उपनाम है कांकने मसूरदी नदी। इसका उद्गम कोटरी की पहाड़ियां जैसलमेर से होता है। समापन ये करती है, अपना जल बुद्ध झील में गिरा देती है, यानी कि ये नदी जो है बुद्ध झील का निर्माण करती है। लंबाई इसकी है 27 किलोमीटर, लगभग 27 किलोमीटर ये बहती है। और ये राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। ठीक है, तो आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है ये, 27 किलोमीटर ये बहती है। आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है? यही है, छोटी नदी है। एक दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है कि इसको सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी भी बोलते हैं। इसको सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कहते हैं। ये भी ध्यान में रखनी है आपको। ठीक है, तो कांकनी नदी, इसका उपनाम है कांकने या मसूरदी। उद्गम होता है इसका कोटरी पहाड़ियां जैसलमेर से, और जैसलमेर में ये बुद्ध झील में अपना जल गिरा देती है, समाप्त कर देती है। लंबाई इसकी 27 किलोमीटर है, जो कि आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है राजस्थान में। ठीक है, और ये जो नदी है वो सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कही जाती है। ठीक है, अब नोट करो आप। आगे बात करते हैं। चौथे नंबर की अपनी नदी है वो है साबी नदी। और साबी नदी का उद्गम कहां से होता है? सेवर की पहाड़ियां। सेवर की पहाड़ियां कहाँ है? जयपुर से, जयपुर। ठीक है, यहां से इस नदी का उद्गम होता है जयपुर। जयपुर के बाद ये बहती है अलवर, और अलवर के बाद ये हरियाणा में बहती हुई, हरियाणा में बहती हुई हरियाणा के गुरुग्राम, और गुरुग्राम में एक स्थान है पटौदा। पटौदा स्थान पर अपना जल समाप्त कर लेती है, विलुप्त हो जाती है। ठीक है, तो साबी नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ियां जयपुर से होता है। जयपुर में बहने के बाद ये नदी अलवर, और अलवर के बाद ये चली जाती है हरियाणा में। हरियाणा के गुरुग्राम में एक स्थान है पटौदा नामक स्थान, वहां पर अपना जल विलुप्त कर लेती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, ये हो गई आपकी साबी नदी। साबी नदी के बारे में एक छोटा सा फैक्ट और है, इस नदी किनारे एक सभ्यता है, सभ्यता, और कौन सी है? जोधपुरा, जोधपुरा सभ्यता। जोधपुर सभ्यता है, लेकिन ये जिले में कौन सी में है? जयपुर जिले में है। ठीक है, जोधपुर सभ्यता जयपुर जिले में, जो कि कौन सी नदी पर है? साबी नदी पर है। अब नोट करो आप। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं रूपारेल नदी। पांचवें नंबर पर नदी है रूपारेल। रूपारेल नदी, इसके उपनाम देख लेते हैं पहले तो। उपनाम,
एक तो इसका उपनाम है लसवारी, लसवारी नदी, या इसे कई बार बोल देते हैं वराह नदी। दो इस नदी के उपनाम ध्यान रखने हैं आपको। उद्गम होता है इसका उदयनाथ की पहाड़ियां अलवर से। उद्गम उदयनाथ, उदयनाथ की पहाड़ियां कहाँ है? अलवर में। यहां से इस नदी का उद्गम होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसका जो प्रवाह क्षेत्र है विलुप्त कहाँ होती है। तो प्रवाह क्षेत्र इसका अलवर, और अलवर के बाद ये चली जाती है भरतपुर। भरतपुर में एक स्थान पड़ता है सीकरी, और सीकरी नामक स्थान पर ये अपना जल विलुप्त कर लेती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, बात करते हैं अलवर में इस नदी किनारे नटनी की बारी स्थित है। नटनी की बारी कहाँ है? अलवर में है, और ये कहाँ है? रूपारेल नदी के किनारे। इस नदी किनारे अलवर में नटनी की बारी स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपकी रूपारेल नदी। उद्गम इसका उदयनाथ की पहाड़ियां अलवर से होता है। प्रवाह क्षेत्र इसका अलवर, भरतपुर में ये सीकरी नामक स्थान पर अपना जल विलुप्त कर लेती है। इस नदी किनारे अलवर में नटनी की बारी स्थित है। उपनाम है लसवारी और वराह नदी। अब नोट करो रूपारेल नदी। हम बात करते हैं अन्य जो नदियां हैं आपकी आंतरिक प्रवाह की, उन सभी की चर्चा करते हैं जो कि अपना जल सांबर झील में गिराती है। 4 नदियों को पढ़ेंगे दोस्तों जो अपना जल सांबर झील में गिराती है। वो कौन कौन सी नदियां हैं उनको हम एक ही डायग्राम के माध्यम से पढ़ लेंगे। ये है आपकी सांबर नदी, सांबर झील, सॉरी सांबर झील। और सांबर झील में अपना जल गिराने वाली नदियां कौन कौन सी है उनको देख लेते हैं। एक जो नदी आती है इधर से आती है, इधर कौन सा स्थान है? जयपुर है। जयपुर में एक नदी है मेंथा या फिर मेंढा। तो ये मेंथा और मेंढा नदी कहां से निकलती है? मनोहरपुरा की पहाड़ियों से। मनोहरपुरा, मनोहरपुरा की पहाड़ियां कहाँ है? जयपुर में है। यहां से इस नदी का उद्गम होता है, और इस नदी का उद्गम होने के बाद यह नदी अपना जल सांबर झील में गिरा देती है। बात करते हैं इधर से। इधर से एक नदी आती है खंडेला नदी, खंडेला नदी, और इसका उद्गम होता है सीकर से, सीकर के खंडेला नामक स्थान से। ठीक है, इधर से एक नदी आती है नागौर से, उसका नाम है खारी नदी। खारी नदी कहां से आती है? ये आती है नागौर से। और अजमेर से आपकी 2 नदियां आती है। एक तो आपकी है तुरंतवती, तुरंतवती, ठीक है। एक जो नदी है वह है रूपनगढ़। ये जो दोनों नदियां हैं ये आती है आपकी अजमेर से। तो ये हो गई आपकी सभी जो आपकी सांबर झील में गिरने वाली नदियां। मेंथा या फिर मेंढा नदी मनोहरपुरा की पहाड़ियों से निकलती है। जयपुर से निकलने के बाद ये सांबर झील में अपना जल गिरा देती है। खंडेला नदी सीकर से निकलकर सांबर झील में गिर जाती है। इधर से नागौर से एक नदी आती है खारी नदी, जो भी अपना जल सांबर झील में गिराती है। अजमेर से 2 नदियां आती है, तुरंतवती और रोपनगढ़, ये भी नदियां अपना जल सांबर झील में गिरा देती है। तो ये संपूर्ण आपकी अरब सागरीय पात नदी की नदियां कंप्लीट हो चुकी है आज। ठीक है, तो आज हमने आपकी नदियां कंप्लीट कर ली है, संपूर्ण जो नदियां हैं वो हमने कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे इसमें सभी बांधों को मैं एक साथ कवर करा देता हूँ, और बांधों की करने के बाद हम लोग त्रिवेणी संगम कर लेंगे, और जो भी मेन फैक्ट है वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। उसके बाद आपका पूरा जो अफवाह तंत्र है वो कंप्लीट हो जाएगा, पूरी नदियां आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, तो आप चैनल पर बने रहिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य कीजिएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।